आप देख रहे हैं स्कैरी मूवीज धीरेन्द्र के साथ। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्कैरी मूवीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात मैं और मेरी प्यारी भांजी बल्लभगढ़ जा रहे थे। मैं पिछले 3 घंटों से लगातार गाड़ी चलाए जा रहा था। वहीं पल्लवी यानी मेरी भांजी अब बक बक करके सो चुकी थी। सूरज को भी ढले 4 घंटे से ज्यादा हो चुका था और अभी रात के 10 बजने जा रहे थे। क्योंकि मैं हाईवे पर था तो गाड़ी भी 100 से ऊपर की रफ्तार पर चल रही थी। बस 3 घंटों का सफर और बाकी था। तकरीबन रात के 11 बजे जब मेरी गाड़ी कन्नौज हाईवे पर पहुंची तो मैंने देखा कि एक बड़ा घना पेड़ हाईवे के ठीक बीचों बीच है। आज से पहले मैंने कभी भी हाईवे के बीचों बीच ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। फिर जब मेरी गाड़ी उस पेड़ के करीब पहुंची तो मेरा ध्यान उस पेड़ के डाली से लटक रहे झूलते एक झूले पर पड़ी। जैसे ही मेरी नजर उस अपने आप झूलते झूले पर पड़ी, ना जाने क्यों मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और मेरा मन बेचैन हो उठा, मानो कुछ बहुत ही बुरा होने वाला हो। मैं अभी उस पेड़ के बगल से गाड़ी निकालने ही वाला था कि तभी अचानक से मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी के बंद पड़ते ही मैं थोड़ा और घबरा गया। मैंने गाड़ी रिस्टार्ट करने की कई बार कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जब मुझे लगा कि गाड़ी ऐसे स्टार्ट नहीं होगी तो मैं गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी का बोनट खोलकर गाड़ी की जांच करने लगा। हालांकि अभी भी मेरा एक ध्यान उस घने पेड़ से लटक रहे झूले पर ही था जो अभी भी अपने आप ही जोरों से हिले जा रहा था। साथ ही वहां उस वक्त एक अजीब सी ठंड का एहसास हो रहा था। आज से पहले मैंने ऐसी ठंड कभी महसूस ही नहीं की थी। गाड़ी की जांच करने के बाद जब मुझे कुछ खराबी नहीं पकड़ में आई तो थक हार कर बोनट बंद करके वापस से गाड़ी में बैठने के लिए जैसे गाड़ी का दरवाजा खोला कि मेरी नजरें गाड़ी के पिछले दरवाजे पर गई जो खुला हुआ था। और जब मैंने पिछली सीट की ओर देखा तो मैंने पाया कि पल्लवी सीट पर नहीं है। पल्लवी को गाड़ी में ना देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैं चिल्लाते हुए पल्लवी को पुकारने लगा। अभी मैंने पल्लवी को 2 से 3 बार पुकारा ही था कि तभी पल्लवी जोर से बोली, अरे मामू क्यों चिल्ला रहे हो, मैं यहीं हूँ। फिर मैंने उस तरफ अपनी निगाहें घुमाई जिधर से पल्लवी ने पुकारा था तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि पल्लवी उसी पेड़ के झूले पर बैठी झूला झूल रही है। मैंने एहतियातन फौरन ही उस झूले से उतरने को बोला पर पल्लवी उस झूले से उतरने को राजी ही नहीं थी। मैं पल्लवी को लेने के लिए अभी उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी एक जोरदार टक्कर की आवाज आई और जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि एक बड़ी ट्रक ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी है। मेरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। कुछ देर के लिए तो अपनी गाड़ी की तरफ ही देखता रहा पर जब पल्लवी जोर से चीखी तो मैं वापस पल्लवी की तरफ पलटा और पीछे को पलटते मेरी चीख निकल गई। दरअसल अब उस हाईवे के बीचों बीच कोई पेड़ ही नहीं था और न ही मेरी भांजी पल्लवी कहीं दिखाई दे रही थी। मैं अपनी भांजी पल्लवी को वहां ना देखकर हताश होने लगा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा पेड़ कहाँ गायब हो गया। अब मेरी चीखें रोने में बदलने लगी थी कि तभी मुझे किसी के कदमों की आहट की आवाज आई और जब मैंने उस ओर देखा जिधर से उन कदमों की आवाजें आ रही थी तो मैंने पाया कि 2 लोग लंगड़ाते हुए भागे जा रहे थे। मैं तुरंत ही उनकी तरफ दौड़ा और आवाज देते हुए बोला, अरे भाई रुको तुम दोनों। पर वो दोनों लोग मेरी आवाज सुनते ही और तेज तेज दौड़ने लगे पर लंगड़ाने के कारण वो ज्यादा तेज भाग ही नहीं पाए और मैंने उन दोनों को झट से पकड़ लिया। वो दोनों जख्मी और बहुत डरे हुए थे। फिर मैंने उन दोनों से पूछा कि तुम दोनों भाग क्यों रहे हो तो वो दोनों कुछ बोलने की जगह एक दूसरे का मुंह ही देखने लगे। उनकी शक्ल बता रही थी कि वो दोनों कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मुझे ऐसा लगा कि मेरी भांजी के गायब होने में इन्हीं दोनों का हाथ है। जिस वजह से मैं उन दोनों पर झुंझलाते हुए बोला, सच बताओ तुम दोनों ने मेरी भांजी को कहाँ छुपाया है।
मेरी बात सुनकर वो दोनों थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम? उस वक्त मेरा दिमाग इतना गर्म था कि मैं सिर्फ अपनी भांजी के बारे में ही सोचे जा रहा था। मैंने एक बार फिर गुस्से से पूछा, अरे मेरी भांजी जिसे तुम दोनों गायब करके चुपचाप भागे जा रहे थे, सीधे सीधे बता दो, नहीं तो तुम दोनों की कब्र यहीं खोद दूंगा। मेरे इतना कहते ही उन दोनों में से एक ने कहा, अरे भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हमने तो आपकी भांजी को तो देखा तक नहीं, छिपाने की तो दूर की बात रही। और रही बात आपसे डर के भागने की, तो ऐसा है कि अभी अभी हमने एक हाईवे पर एक गाड़ी को ठोक दिया है, जिस वजह से हम दोनों डर के मारे अपना ट्रक छोड़कर बिना किसी की नज़रों में आए यहाँ से निकल जाना चाहते थे। उनकी हालत देखकर भी यही मुझे लग रहा था कि उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। फिर जब मैंने उन दोनों को अपनी बात बताई तो वो दोनों एकदम से मेरे पर भड़कते बोले, तुम्हारी लापरवाही के चक्कर में हमारे साथ यह हादसा हुआ है। पर जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि मैं अपनी भांजी को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ तो वो दोनों शांत हो गए और मेरे साथ मेरी भांजी पल्लवी को ढूंढने में लग गए। पर तकरीबन 2 से 3 घंटे तक हम तीनों ने पल्लवी को वहां ढूंढा, पर वो नहीं मिली। पर उस ट्रक वाले को वहां कुछ दूर में एक छोटी सी झोपड़ी में एक आदमी मिला, और जब ट्रक वाले ने उसे सारी बात बताई तो वो आदमी हमारी बात सुनकर चौंकने की जगह बड़े ही सहज भाव से बोला, आप तुम उस बच्चे को भूल जाओ, अब वो नहीं मिलने वाली। ये बोलकर उस झोपड़ी वाले ने ट्रक वाले को वहां से जाने को बोल दिया। और जब ये बात ट्रक वाले ने मुझे बताई तो मैं उन दोनों ट्रक वालों के साथ उस झोपड़ी वाले के पास पहुंचा और उस झोपड़ी वाले से विनती की कि हमारी मदद कर दें। पहले तो वो नहीं माना, पर काफी गिड़गिड़ाने के बाद उस आदमी का दिल पसीज गया और उसने फिर बताया कि वो कोई आम पेड़ नहीं है, उसमें जो शक्ति बसी है वो इंसानों के समझ से बाहर है। अगर तुम अगले 3 दिनों में अपनी भांजी को नहीं ढूंढ पाए तो समझ लेना अब वो इस दुनिया में नहीं रही। तीसरे दिन ठीक इसी वक्त वो पेड़ यहाँ फिर से दिखाई देगा। अगर तुम्हारी भांजी तब भी उस पेड़ के झूले से झूलते हुए दिखाई दे तो समझ लेना कि तुम्हारी भांजी जिंदा रहेगी, पर हमेशा के लिए उसी झूले पर ही झूलते रहेगी। उस झोपड़े वाले की दोनों बात सुनकर जहां मेरा दिल बैठने को हो गया था, तो वहीं उस ट्रक वाले ने उस आदमी से कहा, ये सब मत बताओ, ये बताओ कि हम उस बच्ची को कैसे बचा सकते हैं। फिर उस झोपड़ी वाले ने कहा कि यहाँ से 36 किलोमीटर दूर एक कुफरी जंगल है, उस जंगल के दक्षिण में एक कब्रगाह है और उसी कब्रगाह के बीचों बीच वो पेड़ मिलेगा। इतना बोलकर वो आदमी चुप हो गया। मैं उस आदमी से उस कुफरी जंगल के बारे में और थोड़ी डिटेल पूछ ही रहा था कि तभी एक औरत एक छोटी बच्ची को गोद में लिए अंदर आई। अंदर आते ही वो औरत बोली, तुम लोग कौन हो और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? उस औरत की बात से ये तो साफ पता चल रहा था कि ये झोपड़ी उस औरत की ही है। फिर जब मैंने उस औरत से कहा, आप ही जरा इनसे कहिए कि कुफरी जंगल के बारे में थोड़ी और जानकारी दे दें ताकि वक्त रहते मैं वहां पहुंच सकूं। इस पर वो औरत बोली, ये भला कैसे बताएंगे, ये तो गूंगे हैं। उस औरत के ये कहते ही ट्रक ड्राइवर ने कहा, आप क्या बात कर रही हैं, ये अभी अभी तो इन्होंने हमें कुफरी जंगल के बारे में बताया है और तुम कह रही हो कि ये गूंगे हैं। इस पर वो औरत भड़कते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? मैं उनके साथ 20 साल से हूँ और 20 साल में एक बार भी नहीं बोले ये, और तुम कह रहे हो कि ये बोल सकते हैं? चलो निकलो यहाँ से। उस औरत के गुस्से के चलते हमें वहां से निकलना पड़ा, पर हम तीनों ही इस बात से हैरान थे कि आखिर वो औरत अपने पति को गूंगा क्यों बता रही थी। क्या वो आदमी सच में ही गूंगा था? खैर अभी मुझे तो अपनी भांजी की चिंता हो रही थी और अभी तक हमें ये सही से पता नहीं था कि कुफरी जंगल कहाँ पर है, सिवाय इतना कि वो 36 किलोमीटर दूर है। कुछ देर सोचने के बाद ट्रक ड्राइवर साहब ने कहा, एक जंगल मेरी नज़र में तो है, पर यह नहीं पता कि वो कुफरी जंगल ही है, पर वो जंगल भी लगभग 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, लिहाजा मैं पैदल ही निकल पड़ा कुफरी जंगल की ओर। और वो ट्रक ड्राइवर और उसका खलासी वहीं से वापस लौट गए। मुझे पता नहीं था कि मेरी भांजी मिलेगी भी या मुझे खाली हाथ ही लौटना होगा। मैं लगातार बस चलता रहा और चलते चलते रात से सुबह हो गई और लगभग कई घंटों के बाद मैं एक जंगल के सामने पहुंच गया। पर अभी मुझे ये तो पता नहीं था कि ये वही कुफरी जंगल है या कोई दूसरा जंगल।
आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिससे पूछकर मैं कंफर्म कर लेता। कुछ देर थोड़ा सोचने के बाद मैं उस जंगल में दाखिल हो गया। जंगल में घुसते ही मैंने अपने फोन पर कंपास खोल लिया ताकि जंगल में दक्षिण हिस्से की तरफ बढ़ सकूं। कटीली झाड़ियां और ऊबड़ खाबड़ जमीन पर रास्ता बनाता हुआ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर जाता आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। मुझे उस जंगल में सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, पर अभी भी मुझे वो कब्रिस्तान नहीं दिखा था जिसकी मुझे तलाश थी। अंधेरा होते होते मुझे भी यकीन हो चला था कि मैं किसी दूसरे ही जंगल में आ गया हूँ, पर अब इस जंगल से निकलना मुमकिन नहीं था। अभी मैं यही सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, तभी मुझे किसी की हंसी सुनाई पड़ी, और जब वो हंसी मुझे दोबारा सुनाई पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी भांजी पल्लवी मिल गई है। दरअसल वो हंसी किसी और की नहीं बल्कि मेरी भांजी पल्लवी की ही थी। पल्लवी की खिलखिलाती हंसी सुनते ही जब मैंने पल्लवी को आवाज दी तो पल्लवी जवाब देने की जगह एकदम से चुप हो गई। मैंने कई बार जोर जोर से पल्लवी को पुकारा पर पल्लवी खामोशी रही। वहीं मैं उस तरफ बढ़ने लगा जिधर से पल्लवी की आवाज आई थी। कुछ आगे जाने के बाद मुझे एक कब्र नजर आई, और जब आसपास ध्यान से देखा तो वहां और भी कब्रें थी। फिर मैं उन कब्रों के ही पीछे पीछे वहां पहुंच गया जहां वो ही झूले वाला पेड़ था। मुझे वो झूले वाला पेड़ दिखाई तो दे रहा था पर मेरी भांजी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। फिर जब मेरी नजर पेड़ के नीचे गई तो वहां मुझे ऐसा लगा कि कोई है, और जब मैंने आवाज दे तो कहा, पल्लवी बेटा, तो मेरे इतना कहते ही उस पेड़ के बगल से किसी ने झांका। मुझे लगा कि वो पल्लवी ही है, जिस वजह से मैं उसकी तरफ दौड़ते हुए गया। पर जब मैं वहां पर पहुंचा तो पल्लवी तो थी पर उसके साथ कोई और भी था। पर डरावने वाली बात तो ये थी कि वो पल्लवी के शरीर से जुड़ा हुआ था। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि पल्लवी जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मेरे कानों से खून बहने लगे, और देखते ही देखते मेरे आंखों के आगे अब अंधेरा छा गया। और जब आंखें खुली तो मैं उस जंगल के बाहर हाईवे पर पड़ा हुआ था। अभी रात ही हो रही थी। मैं होश में तो आ गया था पर मेरे शरीर में इतनी जान भी नहीं बची थी कि मैं वहां से उठकर जा सकूं। मैं रात भर वहीं पड़ा रहा। हालांकि रात के वक्त वहां से काफी गाड़ियां गुजरी पर किसी ने भी मदद नहीं की। तब जाकर एक भोले आदमी की नजर मेरे पर पड़ी जिसने मुझे वहां से उठाया और अस्पताल ले गया। मैं अस्पताल से तो जल्द ही डिस्चार्ज हो गया, पर फिर कभी पल्लवी का कोई पता नहीं चला। पता नहीं ये कौन सी मनोज घड़ी थी जो वो रहस्यमयी पेड़ मेरे रास्ते में आ गई। मेरी बातों पर आज भी कोई विश्वास नहीं करता। सबको यही लगता है कि मेरी लापरवाही की वजह से ही पल्लवी आज हमारे साथ नहीं है। खैर, जो होना था वो तो हो गया, पर मुझे पल्लवी के लिए बहुत ही ज्यादा दुख है, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में है जहाँ उसका कोई अपना नहीं है। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी और उसके साथ क्या हो रहा होगा। यही सब सवाल मेरे दिमाग में आज भी घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।